Hello students. In today's class we are going to discuss introduction to software project management. The book I'm going to refer, the textbook is Software Project Management, the first one by McGraw-Hill. So mostly I will be referring this book for your lectures. And the others are also good books for your reference. इससे पहले इसका जो प्री रैक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आपने एक प्री रैक पढ़ा होगा दैट नेम्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने सॉफ्टवेयर क्रिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, बट हेयर इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी विल बी डिस्कसिंग कि हमें प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करना है, प्रोजेक्ट के टास्क को कैसे लेके चलना है, राइट। इसका जॉब पैटर्न ही अलग है, राइट। The job pattern of an IT company engaged in software development can be seen split in two parts. तो उसके बाद ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जब देखा गया कि सॉफ्टवेयर क्रिएशन और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दो बिल्कुल अलग अलग जॉब पैटर्न्स हैं, राइट। सो सॉफ्टवेयर क्रिएशन इज़ टोटली कंसर्न with क्रिएटिंग और बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज, राइट। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ हमें सॉफ्टवेयर की प्लानिंग, उसकी मॉनिटरिंग, उसके रिस्क एनालिसिस को भी कंसिडर करना होता है। दैट्स वाई इट इज़ अ सेपरेट कोर्स। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, आप कोई भी काम करने चाहते हैं वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो इफ़ आई एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन वेरी सिंपल टर्म्स, सो आई कैन से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, tools and techniques to project activities to meet the project requirements. जितना efficiently आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे उतना इफ़ेक्टिवली आपका प्रोजेक्ट उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होगा जो कि आपके कस्टमर की होंगी या यूज़र की होंगी, राइट। Here there is another definition given that it is the discipline of defining and achieving targets. आप इनिशियली अपने टारगेट्स को डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें कितना ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, सो दैट विल बी एबल टू अचीव आर टारगेट्स ऑन द स्पेसिफाइड टाइम, राइट, वाइल ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब यहाँ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में हर वो थिंग इंक्लूडेड है जो आपके प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। रिसोर्सेज का यहाँ मतलब सिर्फ नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स नहीं है। रिसोर्सेज से यहाँ मुराद वो टाइम है जो आपके प्रोजेक्ट पे लग रहा है, मनी कॉस्ट जो आपके प्रोजेक्ट पे लग रही है, पीपल जो लोग भी आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आइदर द नेटवर्किंग टीम और द IT सपोर्ट टीम और द कैपिटल यू विल बी इन्वेस्टिंग ऑन इट और द मटेरियल you will be investing on it, like the number of PCs, energy, space, everything is included in resource, राइट। ओवर द कोर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट जो भी रिसोर्स हैं उनको आप ऑप्टिमाइज़ करें, मीन्स एफिशिएंटली यूज़ करें। और ये समझें कि प्रोजेक्ट सिर्फ एक नेम नहीं है। प्रोजेक्ट कुछ फाइनाइट ड्यूरेशन में आपको कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिसको एट द एंड आप एक प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, राइट। तो ये वो 9 मेन एक्टिविटीज़ हैं जो आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज़ प्लानिंग द वर्क। सबसे पहले आप अपने काम को प्लान करें कि आपको अपने टास्क्स को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, राइट। कौन सा टास्क कितना टाइम लेगा, which task is dependent on which tasks, right, and which tasks are independent. नंबर 2 इज़ एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेज। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आपको अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। नंबर 3 इज़ ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। ऑर्गेनाइजिंग द वर्क मीन्स यू नीड टू मेक
arrangements and preparations accordingly as per the requirements of your project. Now acquiring human and material resources, number 4. सब उसके बाद जब आप ये देख लें आपको एक्चुअली करना क्या है, आप उसकी प्रिपरेशंस कर लें, देन आप ये देखें कि आपको अपने प्रोजेक्ट में किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, किस तरह की रिसोर्सेज की ज़रूरत है. देन यू विल बी असाइनिंग टास्क. जब आपको एक दफ़ा पता चल जाए अच्छा ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इस तरह से मैं अपने काम को ऑर्गेनाइज करूँगा, देन आप काम असाइन करेंगे, लोगों को रिसोर्सेज असाइन करेंगे. नाउ डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़. डायरेक्टिंग मीन्स यू नीड टू कंट्रोल on the activities, right? Now controlling project execution means the actually in the 7 activity, the execution and control phase is where the project team build and produce the deliverables required, right? So here you need to see things very clearly कि आपका प्रोजेक्ट डेडलाइंस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस हो गए तो वो कितने हो गए और वो टाइम पे प्रोड्यूस हुए या नहीं हुए. अब हमें काम को फास्ट लेके चलना है या उसी पेस से लेके चलना है, राइट? नाउ रिपोर्टिंग प्रोग्रेस. देखिए सॉफ्टवेयर क्रिएशन में रिपोर्टिंग प्रोग्रेस नहीं आता, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो दैट वी विल बी एबल टू नो कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड करता है, अभी आपकी टीम ने कितना काम कर लिया और आगे आपकी टीम को कितना काम करना है. तो आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या आप स्केड्यूल को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो अब आपको क्या एक्शंस लेने, राइट? सो दैट आपके टास्क आपके हैंड में हो, आपको पता हो कि आपकी टीम इस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए, किसी रिस्क में ना आ जाए. पॉइंट नंबर 9 इज़ एनालाइजिंग द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अचीव. इस पॉइंट पे जब आपने सारा काम कर लिया है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तब आप ये देखें कि आपके प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल है, जो मेन रिजल्ट्स हैं, जो कंक्लूजन है, वो उन फैक्ट्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट भी कर रहा है जो यूज़र की थी या नहीं, सो दैट आप फिर उसको और मेंटेन कर सकें. नाउ द 5 वेरिएबल्स ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल. Number 1 is time, number 2 is cost, 3 quality, 4 scope, and 5 is risk. देखिए ये वो वेरिएबल्स हैं जिन पे आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है. ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपस में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं. अच्छा, अब कैसे रिलेट करते हैं उसके लिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझना ज़रूरी है. जब हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम इज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, राइट? सो typically we broke it down for analytical purposes into the time required to complete the components of the project, which is then further broken down into the time required to complete each task, contributing to the completion of each component. Number 2 is cost. It is calculated from the time variable. जितना ज़्यादा time लगेगा उतनी ज़्यादा cost लगेगी. So the cost is the cost to develop an internal project is time multiplied by the cost of the team members involved, right? देखिए ना, एक तो टाइम का फैक्टर है, उसमें यह है कि देखिए एक काम 1 पर्सन 1 आवर में कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कम होगी रादर देन 1 घंटे में 10 लोग काम पे लगे हुए, राइट? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल से भी तो कॉस्ट इम्पैक्ट करते हैं. तो जितना ज़्यादा टाइम है और उसको मल्टीप्लाई करें हम team members involved, so then we'll get cost of it, right? So when hiring an independent consultant for a project, cost will typically be determined by the consultant or firm's hourly rate multiplied by an estimated time to complete. इसी तरह हम salaries भी decide करते हैं. So number 3rd is quality. The amount of time put into individual tasks determine the overall quality of the प्रोजेक्ट. जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा कोई इंडिविजुअल टाइम लगाएगा प्रोजेक्ट पे, जितना ज़्यादा उसको इम्प्रूव करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. सो some tasks may required a given amount of time to complete adequately, but given more time could be completely exceptionally
It could be completed exceptionally over the course of a large project. If I talk about a large project, so quality can have a significant impact on time and cost, और आई कैन से वाइस वर्सा. जितने ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, उतनी ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव होगी. और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी चीज़ है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और इवेंचुअली उस पर टाइम भी ज़्यादा लगा होगा. सो द फोर्थ वन, कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ वन विच इज़ नोन एज स्कोप. स्कोप अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो इट इज़ एक्चुअली इट स्कोप इज़ द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड फॉर द एंड रिजल्ट. यूज़र हमें जो रिक्वायरमेंट डिलीवर करता है, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्चुअली वही प्रोजेक्ट का स्कोप होता है. सो द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ व्हाट द प्रोजेक्ट इज सपोज टू अकम्प्लिश एंड specific description of what the end result should be or accomplish is the scope of the project. Okay, the fifth one is risk. Risk पे हम एक complete chapter है हमारे पास, जिसमें हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होती है, रिस्क को एनालाइज कैसे करते हैं, रिस्क की प्लानिंग क्या होती है, कैसे हम कंटिंजेंसी प्लान्स बनाते हैं. सो वो सब हम देखेंगे अभी. प्रिसाइसली आई कैन से रिस्क इज़ द पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट. अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज़ द पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फेलियर. फेलियर आने के कितने चांसेस हैं हमारे प्रोजेक्ट पे. सो मोस्ट रिस्क और पोटेंशियल फेलियर्स कैन बी ओवरकम or resolved given enough time and resources. So moving forward, हमारे पास ये 8 phases होते हैं of the software development life cycle. You have studied it before in software engineering. Here we are going to quickly revise it, कि आपको एक आइडिया हो जाए अगर आप कुछ भूल गए तो. So number 1 is plans and requirements. देखिए प्लानिंग और रिक्वायरमेंट्स में आप ये देखते हैं कि आपका यूज़र आपसे क्या चाहता है, यूज़र आपको क्या स्कोप बता रहा है प्रोडक्ट का, यूज़र के पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. अच्छा, फेज़ 1 होता है ये तो, प्लान्स एंड रिक्वायरमेंट्स. बट हमारे पास एक फ़ेज़ 0 भी होता है जिसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी फेज़. फिजिबिलिटी स्टडी में आप ये देखते हैं कि आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना भी है या नहीं, ये प्रोजेक्ट वर्केबल भी होगा या नहीं. दैट्स वाई फेज 0 नेम इज फिजिबिलिटी स्टडी. दैट द वर्केबल इन दिस फेज 0 यू विल चेक द वर्केबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. सो फिजिबिलिटी में अगर आपको ये लगता है कि हाँ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू वर्क, इट इज़ डिमांडेड, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, तो आप फिर उसको डेवलप करते हैं. अदरवाइज अगर फिजिबिलिटी स्टडी ही फेल हो जाए, feasibility at the end of feasibility study phase you will get a deliverable of FSR, feasibility study report. अगर उस रिपोर्ट में आपके एनालिसिस फेल हो जाते हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती किसी आइडिया की, किसी प्रोजेक्ट की, तो आप उस पर काम नहीं करते. अदरवाइज अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है देन यू विल मूव टूवर्ड्स फेज 1 विच इज़ नोन एज रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज. सो इन दिस फेज यू विल गेट रिक्वायरमेंट्स, यू विल प्लान कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाह रहा है. Then after that the second is product design. आप उसके डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं स्मॉल पार्ट्स में. देन नंबर 3 इज़ डिटेल डिज़ाइन, उसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. देन नंबर 4 इज़ देन यू विल स्टार्ट कोडिंग, और स्मॉल फंक्शंस डेवलप करने के बाद उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं. देन जब यूनिट टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपके सारे फंक्शंस सक्सेसफुली वर्क कर रहे होते हैं, देन यू विल गोइंग टू इंटीग्रेट ऑल द फंक्शंस एंड गो फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग. then after integration testing you'll actually going to implement and deploy the project, which is phase 6 is known as implementation. Number 7 is operations and maintenance. number 7 में आप ये चेक करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, और अगर उसको कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर होती है तो उसको मेंटेनेंस उसकी करते हैं. नंबर 8 इज फेज आउट. एक टाइम आता है जब सॉफ्टवेयर रिक्वायर नहीं होता, तो देन द लास्ट फेज इज phase out when the software is, I can say, obsolete. So here are the activities you will do which is known as requirement analysis, जिसमें आप एनालाइज करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की. प्रोडक्ट डिज़ाइन, जिसमें आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन को देखते हैं कि किस तरह से डाटा का फ़्लो हो रहा है, एंटिटीज़ क्या हैं,
यूज़र्स क्या होंगे, किस तरह की ऑडियंस इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रही होगी। दैन उसको आप प्रोग्राम करते हैं, दैन अपनी प्लानिंग टेस्ट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, दैन project office functions is a activity, soft configuration management is a activity। configuration management की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ हाई क्वालिटी रिक्वायर्ड है। देन आप उसके एक मैनुअल्स बनाना भी एक एक्टिविटी है कि आप यूज़र को एक गाइड प्रोवाइड करें। अच्छा, अब एक कॉमन क्वेश्चन है कि एक्टिविटी और फेज़ का क्या डिफरेंस है। देखिए, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी एक सिंगल टास्क है जिसमें आप एक पर्टिकुलर सिंगल पर्पस स्पेसिफिक होता है, वो एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन फेज़ में आपके पास नंबर ऑफ टास्क होते हैं, राइट। एक सिंगल पर्पस के लिए जब आप सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं तो एक एक्टिविटी है। जब आप सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं बट उसका कोई स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है और ओवर टाइम किसी फिक्स ड्यूरेशन तक आपको वो टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उसको आप फेस कहते हैं। अब देखिए, एक एक्टिविटी में जो सेट ऑफ टास्क परफॉर्म होंगे ना वो रिपीट नहीं होंगे, बट फेज में एक ही एक्टिविटी बार बार परफॉर्म हो सकती है, राइट। अगर मैं इसके, अच्छा अब ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे एज वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड के रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एक एक्टिविटी है जिसमें आपने रिक्वायरमेंट्स एनालाइज कर दी, जिसमें आपने एक सिंगल टास्क परफॉर्म करा कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ली, राइट, डिफरेंट यूज़र्स से ली। इसमें सेट ऑफ टास्क क्या थे कि आप पर्सन 1 के पास गए, उससे रिक्वायरमेंट्स ली, पर्सन 2 के पास गए, उससे रिक्वायरमेंट्स ली, पर्सन 3 के पास गए, उससे रिक्वायरमेंट्स ली। तो ये आपने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करा कि इन रिक्वायरमेंट्स में यूज़र हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कैसा प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये एक एक्टिविटी है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। फेज़ क्या है? फेज़ में जैसे एक फ़ेज़ होता है, फ़ेज़ की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हम ये कह सकते हैं कि फ़ेज़ ओवर टाइम इवॉल्व होता है। जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक फ़ेज़ है। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग को मैं फ़ेज़ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक कंप्लीट फ़ेज़ है जिसमें आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे और उनको प्लान भी करेंगे, राइट। रादर देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ अ सिंगल एक्टिविटी जिसमें आप सिर्फ रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें। बट जब मैं इस फेज़ की बात करूँगी तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ अ कंप्लीट फेज़ जिसमें आप रिक्वायरमेंट रिसीव भी करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे और उसको प्लान भी करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड फेज़। अनदर इज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर को किस तरह डेवलप करेंगे। देखिए, जब भी आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करते हैं तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ प्रोटोकॉल होगा जिसको लेते हुए आप चलेंगे कि भाई हमें किस तरह से डेवलपमेंट करनी है। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल्स के कुछ मॉडल्स होते हैं, ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने ज़रूर डिस्कस करे होंगे, बट हेयर इट इज़ वेरी इसेंशियल टू रिवाइज इट सो दैट आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो। नंबर 1 इज़ वाटरफॉल मॉडल। सबसे इनिशियली वाटरफॉल मॉडल आया था, राइट। हम इनको वन बाय वन देखेंगे। वाटरफॉल मॉडल, रिस्क स्पायर मॉडल, प्रोटोटाइपिंग पैराडाइम, एवोल्यूशनरी, ये सब इम्प्रूव्ड फॉर्म्स हैं मॉडल्स की, राइट। डिपेंडिंग कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करें उस हिसाब से आप इनमें से कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, वाटरफॉल मॉडल तो कम्प्लीटली ऑब्सोलीट है। क्यों? अब उसकी वजह भी हम आगे देखते हैं। देखें, ये जो डायग्राम है ये काफ़ी हद तक वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। The first phase of waterfall model is requirements analysis and definition, right. So the deliverable of this phase is product requirements document, which is also known as SRS, software requirement specification document. So the system services, constraints and goals are established by consultation with the system users. In this phase they are then defined in detail and serve as a system specification. Another phase is the other phase is known as, which is phase number 2,
here the step number 2 is system and software design. So in this phase, the systems design process partitions the requirements to either hardware or software systems, right? The third phase is implementation and unit testing. So during this stage, the software design is realized as a set of programs or program units. So unit testing involves verifying that each unit meets the specification. Now moving towards the fourth one, which is verification. It is also known as integration and system testing. So the individual program units or programs are integrated and tested as a complete system to ensure that the software requirements have been met. Now the last one is maintenance, or it is also known as operation and maintenance. जब आपका सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है, so normally I can say this is the longest life cycle phase, right? So the system is installed here in this phase and put into practical use. Maintenance involves correcting errors which were not discovered in earlier stages of the life cycle, improving the implementation of system units and enhancing the system services as new requirements are discovered. So जब मैं अगर मैं वाटरफॉल मॉडल को जस्ट देखूं तो इसमें देखें एक मसला ये है कि आप एक स्टेज पे रहते हुए उस स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको वहीं रिजॉल्व नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज पे से मूव करना है. देन अगर आप सेकंड स्टेज में रियलाइज़ करें कि फर्स्ट स्टेज में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी लूप बैक नहीं कर सकते. एज यू कैन सी कि आपको कहीं लूप बैक नहीं करना. एक तो ये मसला है. दूसरा आप ये देखें पैरेलली काम नहीं कर सकते. हर स्टेज प्रीवियस स्टेज पे, हर नेक्स्ट स्टेज प्रीवियस स्टेज पे डिपेंडेंट है, right? So waterfall models have a lot of issues. To be effective there must be a review step at each phase to check for completion, but ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी स्टेज पे कोई रिव्यू स्टेप नहीं है, right? अगर आप देखें तो वी शुड नॉट प्रोसीड डाउन द वाटरफॉल मॉडल अंटिल द फेज इज कंप्लीट. जब तक मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फेज को पूरा नहीं कर दूंगी तब तक मैं डिज़ाइन स्टार्ट नहीं कर सकती. जब तक मैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एज ए डिलीवरेबल प्रोड्यूस ना कर दूँ तब तक आई कैन नॉट स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन. जबकि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपका हो तो उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट नो, यहाँ आप बाउंड हैं. जब तक आपका पूरा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप इम्प्लीमेंटेशन का एक फंक्शन भी नहीं बना सकते, राइट? तो दिस इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम, ये तो शुरू के इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी इसके साथ ये है कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखें तो वो इस तरह काम ही नहीं करते. रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में तो विच इट इज़ चेंज. हर वक्त वो चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं. तो वाटरफॉल मॉडल इज समहाउ ऑब्सोलीट. सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक और मॉडल है जिसका नेम है रिस्क स्पायरल मॉडल. ठीक है, स्पायरल मॉडल एज द नेम डिपिक्ट्स इट लुक्स लाइक अ स्पायरल. क्यों? क्योंकि इसमें एक फेज़ के बाद हम फिर उसी फेज़ को इम्प्रूव करते हैं फेज़ 2 में, देन फिर उसके फेजेस को इम्प्रूव करते हैं. सो एक सिंगल साइकिल, एक कंप्लीट सिंगल साइकिल में एक सॉफ्टवेयर मॉडल इनकॉर्पोरेट होता है, बट उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है. तो देन यू विल गो थ्रू द सेम प्रोसेस अगेन. अच्छा, अब ये शुरू कहाँ से हो रहा है? देखें, इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो है लिएसन, विच इज़ नोन एज कम्युनिकेशन, दैन प्लानिंग, दैन रिस्क एनालिसिस, दैन इंजीनियरिंग, दैन कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, दैन सिस्टम इवेल्यूएशन के बाद फिर से आपको जाहिर है द ओनली कांस्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज चेंज. अब फिर से कोई चेंज की ज़रूरत है, देन यू विल अगेन गो फॉर कम्युनिकेशन, राइट? तो यहाँ इस तरह से हम कंटिन्यूसली अपने प्रोजेक्ट को इवॉल्व करते जाते हैं, right? So process contains several cycles starting from the center. At each iteration the tasks involve more detailed knowledge and design tasks, right? जैसे जैसे आप iterations करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास नॉलेज आती जाएगी और उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आपके टास्क डिज़ाइन होते जाएंगे. सो यहाँ स्पायरल मॉडल मेनली एड्रेस करता है रिस्क को.
जो मेन प्रायोरिटी है वो है इसकी रिस्क की, ताकि आप रिस्क को कम से कम करते जाएं, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट्स कॉस्ट अक्यूमुलेटेड बाय द प्रोजेक्ट। अब देखें जितना ज़्यादा आप ओरिजिन से दूर होंगे ना उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखें फर्स्ट फेज़ में आप ओरिजिन से काफ़ी नियर थे तो कॉस्ट कम थी। जब आप सेकंड फेज़ की बात करते हैं तो कॉस्ट इम्प्रूव हो गई। आप सेकंड स्पायरल में जब आप मूव करा आपने, तो आप ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इवेंचुअली आपको उतना टाइम भी लगता जाएगा, आपकी लेबर के उतने टाइम लगेगा, तो फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिक्वायरमेंट्स कैप्चर डिलेमा। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स कैप्चरिंग डिलेमा क्या होता है? देखिए इससे पहले हमने वाटरफॉल मॉडल देखा, स्पाइरल मॉडल देखा। उन दोनों में हमने ये देखा कि हमारे पास कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। इनिशियली हमें पता है कि ये हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है। बट तब क्या होगा जब हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं होगा, वेयर डज दिस लीव बोथ द कस्टमर एंड द डेवलपर। जब ना कस्टमर रिक्वायरमेंट बता रहा है ना डेवलपर को क्लियर है कि वो क्या बनाने जा रहा है। सो दे बोथ थिंक, यहाँ प्रॉब्लम क्या, डिलेमा मीन्स प्रॉब्लम, राइट, स्टक्ड इशू, राइट, किसी प्रॉब्लम में फंस जाना हमें जब हम क्लियर ना हो। सो वहाँ यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर और डेवलपर दोनों ये सोच रहे हैं, उनको समहाउ पता है कि उन्हें क्या चाहिए, मगर डेवलपर को पता नहीं है उसे ये कैसे अचीव करना है, राइट। या फिर उसको ये नहीं पता कि कस्टमर मुझसे क्या चाह रहा है, कस्टमर सही से समझा नहीं पा रहा। तो इस इशू को, ये जो इशू स्लाइड में मेंशन करा है, when both of the parties are totally confused, so इस चीज़ को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिलेमा। अच्छा, अब अगर ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द कस्टमर and he is the software developer or the project manager. So the customer is saying this problem, the requirement capturing dilemma, is also known as IKIWISI problem. IKIWISI is I know it when I see it। जब मैं देखूँगा तब मैं समझूंगा कि अच्छा मुझे ये चाहिए था कि नहीं चाहिए था, राइट। तो यहाँ कस्टमर ये कह रहा है वी डोंट नो व्हाट वी वांट बिकॉज वी हैव नेवर हैड वन बिफोर। हमने कभी ऐसा कुछ बनवाया ही नहीं है किसी से, ऐसा कोई प्रोजेक्ट कि हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए। और सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या कह रहा है, वी डोंट नो हाउ टू बिल्ड वन बिकॉज वी हैव नेवर रिटन वन बिफोर। और हमारी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हमने कभी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स लिखी ही नहीं है जिसमें सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो दोनों कंफ्यूज हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? जो रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग डिलेमा है इसका सोल्यूशन है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग इज द सोल्यूशन टू IKIWISI प्रॉब्लम। आई नो इट व्हेन आई सी इट। प्रोटोटाइपिंग में आप ये करते हैं, कुछ हाई लेवल स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं and some simple, you'll just make some simple frameworks for testing out the concepts that the customer wants and the developer can implement, right। यहाँ आप cost कम से कम रख के एक rough project बनाते हैं which is known as prototype, right। So from here both are able to respond with suggestions फॉर इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस। आपने छोटा सा एक मॉडल बना के दे देते हैं जिसमें आप बताते हैं अच्छा आप अपने सजेशन बताएं, अब मैं इसमें क्या चेंज कर दूं। अब तो आपके सामने एक चीज़ है ना, अब आप मुझे इसमें चेंजेस बताते हैं, इसमें क्या चेंज करना है। तो उसको देखता है, कहता है अच्छा इसमें ये होना, इस तरह से करें ये काम, राइट। तो वो अपने सजेशंस देते हैं, अपना इनपुट देता है यूज़र। सो द साइकिल में देन बी एबल टू बी रिपीटेड ईच टाइम। आइटरेशंस आप करते जाते हैं, प्रोग्रेस होती रहती है, और आप एट द एंड ऑफ द डे किसी पॉइंट पे उसकी जो रिक्वायरमेंट उसके दिमाग में गई है लेकिन उसको क्लियर नहीं है, तो आप उसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तक कभी ना कभी पहुंच पाते हैं। तो दिस आइटरेटिव प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग, राइट। सो हेयर ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ये स्लो है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, आप एक रफ मॉडल बना के देंगे, देन वो आपके फीडबैक आएगा, आप उसको और इम्प्रूव करेंगे, फिर इम्प्रूव करके बताएंगे देंगे वो, फिर आपके पास एक फीडबैक आएगा, फिर आप उसको इम्प्रूव करेंगे, राइट। सो इस तरह से
फीडबैक के साथ कंटिन्यूसली जब आइट्रेशन होती है तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा. So the cost of prototyping, so the cost of developing a prototype is a total waste, as the prototype is ultimately thrown away. अच्छा, अब देखें जो प्रोटोटाइप है ना वो एक फुल फ्लैज मॉडल नहीं होता, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं. तो एट द एंड उस प्रोटोटाइप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, तो वो यूज़लेस होता है. तो उसको प्रोटोटाइप को डेवलप होने में जो कॉस्ट लगी वो टोटली वेस्ट होती है. अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कभी कभी जो मॉडल हम बनाते हैं कस्टमर उससे टोटली डिसएग्री करता है और उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता. इतने लंबे टाइम तक हमें फीडबैक देना नहीं चाहता. ही और शी फील्स इरिटेटेड. तो देन ये एक ड्रॉबैक है. पुअर डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स आर चेंजिंग. जब भी आप प्रोटाइपिंग करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन कैन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू अकोमोडेट ऑल द चेंजेस डिमांडेड बाय द क्लाइंट्स. देखें हर प्रोडक्ट का जब भी आप कोई मॉडल बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र की हर रिक्वायरमेंट अकोमोडेट हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे हों जिनको आप अकोमोडेट नहीं कर सकते. तो ये आपको कस्टमर से अपने क्लाइंट से पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना पड़ता है कि देखें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है. अगर हम ये फीचर्स भी इसमें डाल देंगे तो रिस्क फैक्टर है. राइट, ये समझाना एक नॉन टेक्निकल पर्सन को एक डिफ़िकल्ट काम है. राइट, द क्लाइंट में लॉस इंटरेस्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद द इनिशियल प्रोटोटाइप. ऐसा हो सकता है कभी ऐसा भी होता है कि हम इनिशियल मॉडल बनाते हैं तो कस्टमर से हम कहते हैं आप फीडबैक दें, हम इसको इम्प्रूव कर देंगे. लेकिन कस्टमर को वो पहला मॉडल इतना बुरा लगता है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट तक हम पहुंच भी जाए ना तो कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता. वॉट एज इट इज़ सेड एज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. सो द नेक्स्ट इज़ एवोल्यूशनरी पैराडिम. अच्छा, एवोल्यूशनरी पैराडिम जो आइडिया है उसका एक इसके साथ हम एक लाइन कोट करते हैं जो कि फ्रेड ब्रूक्स की है. ग्रो, उसकी लाइन है ग्रो डोंट बिल्ड सॉफ्टवेयर. अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए वो ये कहता है कि आप पहले प्रोटोटाइप ही बनाएं. देन आप स्टेप 1 हमेशा प्रोटोटाइप का ही रखें. प्रोड्यूस अ यूजेबल बट स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम. राइट, सिस्टम का एक यूजेबल और स्मॉल पार्ट रेडी कर लें. देन उसमें फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सॉलिडिफाई करें और देन एक फुल फ्लैज सिस्टम डिज़ाइन स्केच करें. फिर आप उसमें उस स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम में फंक्शनैलिटी ऐड करें, उसके हॉट स्पॉट्स डिटरमाइन करें एंड लास्ट स्टेप में आप चीज़ों को कंसोलिडेट कर दें. कंसोलिडेट करना मीन्स कि जितने भी डिज़ाइन डिफेक्ट्स थे या कुछ एब्स्ट्रैक्शंस थी जिनको आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दें. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो मेनली फोकस होता है ना वो ये होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो पहला. दूसरा, टीम वर्क करें, टीम वर्क को प्रेफर करता है. राइट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड प्रिंसिपल्स दो हैं, कम्युनिकेशन और फीडबैक, सिंप्लिसिटी एंड करेज. Right, the most highlighted is communication and the next highlighted is feedback. Right, so XP principles are communication, simplicity, feedback and courage. Right, feedback को अगर हम एक्सप्लेन करें तो feedback is the testing software from day one delivered to customers as early as possible. Right, तो कस्टमर क्या होता है जितना जल्दी हो सके हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं. देन कस्टमर जो फीडबैक देता है उस पर हम चेंजेस कर देते हैं. तो दिस इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. विद दिस फाउंडेशन जो एक्सट्रीम प्रोग्रामर्स होते हैं वो काफ़ी करेजियसली रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते हैं, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट करते हैं और चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्टेबल होते हैं. मतलब यहाँ जो फोकस है वो ये है कि आपके जो डेवलपर्स हैं वो करेजियस हों, कि वो तैयार रहें कि जैसे ही फीडबैक आए कि चेंजेस अकोमोडेट करनी हो वो टेक्नोलॉजी के साथ
फ्लैक्सिबल हों, रिक्वायरमेंट्स को करेजियसली चेंज कर दें, फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करना और उस फीडबैक पे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना करेजियसली इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. So this is the diagram explaining briefing extreme programming, that as per the user stories we have we will extract some requirements from the user stories. We have some architectural spike, which is known as from architectural spike we extract system metaphor. देन वी विल हैव रिलीज़ प्लानिंग के बाद हम रिलीज़ करते हैं, उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग्स होती हैं, और फिर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर आप स्मॉल रिलीजेस करते हैं. अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई बग्स आते हैं देन विल मूव फॉर नेक्स्ट आइट्रेशंस जब तक आपकी एक्सेप्टेंस ना हो, राइट. और एज़ फार एज यूज़र स्टोरीज इज़ कंसर्न, हम उससे सिर्फ रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हम वहाँ से सिनेरियोज भी टेस्ट करते हैं, और उसके बाद ही एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं. देन विल गो फॉर स्मॉल रिलीजेस. नाउ एजाइल प्रोग्रामिंग में भी आप सॉफ्टवेयर एजाइल प्रोग्रामिंग इज बेसिकली इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और सॉल्यूशंस जो हैं वो इवॉल्व करते हैं थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स. जितनी ज़्यादा क्रॉस फंक्शनल टीम्स सेल्फ ऑर्गेनाइज होंगी उतना अच्छा आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, राइट. यहाँ टीम्स जितना ज़्यादा पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सॉफ्टवेयर बिल्ड होगा. अच्छा, क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है? यहाँ एक न्यू टर्मिनोलॉजी आई है आपके लिए, क्रॉस फंक्शनल टीम. सो क्रॉस फंक्शनल टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफरेंट फंक्शनल एक्सपर्टीज वर्किंग टूवर्ड्स अ common goal. It may include people from finance, marketing, operations, and human resources departments. Typically, it includes employees from all the levels of organizations, right? So organization का जब हर टीम का बंदा आपस में कोलैबोरेट करेगा तो आप इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं. दिस इज़ द आइडिया ऑफ एजाइल प्रोग्रामिंग, right? But there are some underlying assumptions for agile software development. Number one is different projects need different process or methodologies, right? So ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दफ़ा सिर्फ कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, नहीं. Focusing on skills, communication and community allows the project to be more effective and more agile than focusing on processes. यहाँ इनकी assumption ये होती है कि rather than हम प्रोसेस पे फोकस करें, ये फोकस करता है स्किल्स, कम्युनिकेशन और कम्युनिटी पे. उनका एजाइल प्रोग्रामिंग का मानना ये है कि अगर आपको प्रोजेक्ट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो आप ये देखें कि आप जो टीम लेके चल रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टास्क में कितना स्किल्ड है, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हो रही है, आप किस कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में, रादर देन आप प्रोसेस पे फोकस करें. नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पे फोकस करने से बेहतर ये है एजाइल एज पर द एजाइल मेथोडोलॉजी कि आप स्किल्स देखें, कम्युनिकेशन देखें और कम्युनिटी देखें, राइट. दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ एजाइल डेवलपमेंट. द लास्ट वन इज सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज. अच्छा, ये जो मेथोडोलॉजी है इसका आइडिया ये है कि टीम पैरेलल में काम करे इंडिविजुअल एप्लीकेशन मॉड्यूल्स पे, राइट. फ्रीक्वेंटली सिंक्रोनाइज करे अपना कोड विद दैट ऑफ द अदर टीम्स और देन स्टेबलाइज कर दे, मतलब डीबग कर ले, उसको इंटीग्रेट कर दे थोड़ा डेवलपमेंट प्रोसेस. तो इस तरह क्या होगा, पैरेलल वर्क होगा. एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल सिंस अलाउज फॉर चेंजेस एट एनी पॉइंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट टास्क ही पैरेलल में होंगे ऑब्वियसली. इट इज़ सक्सेसफुली यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड नेटस्केप. So concluding in the last slide I am going to discuss some issues in project management. So before starting the project we have three issues. We have to do planning,
estimation and risk analysis. While during the project we need to monitor things, हमें कंट्रोल रखना होता है कि प्रोजेक्ट कहाँ है, इवेल्युएट करना होता है कि हम किस टास्क पे काम कर रहे हैं, वी नीड टू सी मैट्रिसेस कि कहीं क्वालिटी तो ख़राब नहीं हो रही. आफ्टर द प्रोजेक्ट इज़ डन फिर क्या काम होता है, फिर हमें असेसमेंट और उसकी मेंटेनेंस को देखना होता है, राइट.